हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेडकुल. इट्स अ प्रीमियर digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Please subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates. तो गाइस, आज का ये वीडियो हम पार्ट 2 करेंगे अपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स का जो मेरा पहला वीडियो है वो देख लें. उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन वॉच दिस वीडियो. ओके, नाउ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं. इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में जो रिकन्सिलेशन किया था, हमने उसमें थियोरी पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. राइट, हमने उसमें वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, और उसके बाद उस पे से रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं हमने वो सीखा था. तो अब मैं आपको आज इस रिकन्सिलेशन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ये हम दोनों मेथड से करेंगे. मतलब क्या, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी दिया हुआ है. ओके, मतलब दोनों प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट करके कॉस्ट का प्रॉफिट अपना आता है कि नहीं वो देखेंगे, और फिर सेकंड में हम कॉस्टिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, और अब देखेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉफिट आता है या नहीं और कैसे आता है, और वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे मेजर आपको क्या देखना है कि वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं. बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेटा अगर आपको वर्किंग नोट बनाने आ गया तो ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपके लिए एक बच्चे को खिलाने जैसा हो जाएगा. ओके, सो इट इज़ लाइक अ वेरी ईजी चैप्टर. ओके, वेरी स्कोरिंग चैप्टर. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आता है तो बहुत अच्छा है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं. ओके, प्रोवाइडेड आपको वर्किंग नोट समझ में आ जाए, आपको थियोरी समझ में आ जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हमने थियोरी पढ़ा था, हम एक बार फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं. ओके, नाउ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भैया ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सबसे पहले तो क्यों बनाते हैं. इसलिए बनाते हैं ताकि जो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने बताया और जो प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटेंट ने बताया, इन दोनों के प्रॉफिट फिगर में अगर डिफरेंस होगा तो उस प्रॉफिट फिगर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो पता करने के लिए हम ये क्या करते हैं, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं. क्लियर, सबसे पहली बात. अच्छा, उसके बाद हमने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनाने हैं उसमें जो डिफरेंसेस आने वाले हैं वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं, मतलब कॉस्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें बताई थी मैंने आपको. तो वो 3 चीज़ें क्या बताई थी, अगर आपको याद हो तो वो 3 चीज़ें मैंने सबसे पहली बताई थी कि अगर ऐसा कोई आइटम या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है लेकिन कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इसके वजह से डिफरेंस आएगा बेटा प्रॉफिट में. करेक्ट, अगर वो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्डेड है लेकिन कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है. अच्छा, फाइनेंशियल बुक्स का मतलब ये होता है कि भैया फाइनेंशियल बुक्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और कॉस्टिंग बुक्स में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं. कॉस्टिंग बुक्स में क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं. तो ऐसा कोई आइटम जो फाइनेंशियल बुक्स में है लेकिन कॉस्ट बुक्स में नहीं है, मतलब पीएनएल में है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं है, तो ऐसे आइटम का डिफरेंस अपने नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा. ओके, दोनों के नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा, मतलब फाइनेंशियल बुक्स में नेट प्रॉफिट अलग होगा और कॉस्ट बुक्स में नेट प्रॉफिट अलग होगा इस आइटम के वजह से. सेकंड पॉइंट बेटा ये था कि कुछ ऐसा आइटम है जो कॉस्टिंग बुक्स में है, मतलब कॉस्ट शीट में है लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में नहीं है, मतलब प्रॉफिट लॉस में नहीं है, तो इसके वजह से भी डिफरेंस आएगा. फिर बेटा तीसरा आइटम हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई आइटम है जो फाइनेंशियल बुक्स में है, कॉस्ट बुक्स में भी है, लेकिन दोनों के अमाउंट अलग अलग है, दोनों के अमाउंट अलग अलग है. तो अगर ऐसा कोई आइटम है जिसका अमाउंट अलग है तो बेटा इस वजह से भी डिफरेंस आएगा, इस वजह से भी डिफरेंस आएगा. तो बेटा ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपने बुक्स में मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में डिफरेंस आ सकता है. ओके, तो इस वजह से ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हमें यही पता करना है कि डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं. तो इस वजह से हम ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बीच में ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं. इज दैट क्लियर. ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. नाउ उसमें मैंने फॉर्मेट भी आपको बताया था कि फॉर्मेट कैसे करना है. फॉर्मेट में मैंने बताया था कि यू हैव टू स्टार्ट विथ इधर योर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, फिर आइटम्स एडलेस होंगे, ट्रांजेक्शन्स एडलेस होंगे, और आपका जो फाइनल फिगर है वो क्या आना चाहिए बेटा, एज पर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बुक्स.
अगर आप कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्टिंग बुक्स, तो आपका जो फाइनल आंसर है एडलेस करने के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग जो है वो दोनों तरीके से करेंगे। हम लोग फाइनेंशियल बुक्स से स्टार्ट करके कॉस्टिंग बुक्स के प्रॉफिट पर आएंगे, और फिर कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट से स्टार्ट करके फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट पर आएंगे बेटा, ठीक है? तो आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन जो उठाया है वो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ताकि आपको जो वर्किंग नोट है वो थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, तो आप मेन फोकस करना वर्किंग नोट पे, क्योंकि वर्किंग नोट समझ में आ गया तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बेटा क्या दिया। क्वेश्चन में आपको दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, नाउ हमको क्या बोला है, सबसे पहले देखो तुमको नेट प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले क्या दिया है आपको? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिया है 1,54,506। 1,54,506 आपको नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स दिया, मतलब फाइनेंशियल बुक्स में देखो कितना प्रॉफिट आया है बेटा, 1,54,506। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? देखो बेटा नेक्स्ट आपको दिया है कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स कितना दिया है? देखो 206,880, 2,06,880। ओ माय गॉड सर, फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्टिंग बुक्स का प्रॉफिट अलग अलग आया बेटा, वही तो है, इसलिए तो हम रिकंसिलिएशन बनाएंगे। करेक्ट? तो ये देखो ये ऐसा होता है कि फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट और तुम्हारे कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग अलग आता है ना, इस वजह से हमको ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अभी आपको दोनों प्रॉफिट दे दिया है, इसका मतलब आप दोनों में से कोई भी प्रॉफिट से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, और दूसरे प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए आपको नीचे क्या दिया हुआ है। आगे आगे आपको क्या दिया है? सबसे पहला दिया है आपको वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। इसका मतलब अब ये जो वर्क्स ओवरहेड है वो एक खर्चा है, मैंने बोला था ओवरहेड्स का मतलब खर्चा होता है, ठीक है? अब ये वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, अंडर अब्सॉर्ब्ड है कॉस्टिंग में। अंडर अब्सॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग में उतना कम है, कॉस्टिंग में उतना कम है। ओके, मतलब फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा है, कॉस्टिंग में कम है। कितने से कम है? ये जो अमाउंट दिया है 3,744, तो अगर हम वर्किंग नोट बनाए, अच्छा वर्क्स ओवरहेड खर्चा है, ओके समझो, अगर हम पहले एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, या चलो एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि पहले अपने को फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट दिया ना, तो हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और वर्किंग नोट में उसका कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो भी देखते जाएंगे, सो दैट आपको वो लिंक बैठा रहे। ओके, नाउ देखिए वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग बोला है, तो अभी अगर आपने लास्ट मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ऐसा कुछ वर्किंग नोट देखा था। करेक्ट? नाउ इस वर्किंग नोट में क्या बोला है? वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, मतलब ये कॉस्टिंग में कम है, कॉस्टिंग में कम है तो फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा होगा, बराबर। अगर मतलब जितना उसका अमाउंट दिया है 3,744 दिया है, करेक्ट, 3,744। ओके, अगर 3,744 फाइनेंशियल बुक्स में मैं रिकॉर्ड करूं वर्क्स ओवरहेड, ये क्या है? वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। अगर वर्क्स ओवरहेड आपके फाइनेंशियल बुक्स में 3,744 है तो कॉस्टिंग बुक्स में कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट बुक्स में उतना कम है, कॉस्ट बुक्स में 3,744 कम है, 3,744 कम है। ओके, अगर दूसरा तरीका जो अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो इधर मैंने बताया था कि कोई भी एक अमाउंट लो, ठीक है, जैसे मैं 5,000 लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 5,000। ओके, अगर वर्क्स ओवरहेड फाइनेंशियल बुक्स में 5,000 है तो कॉस्ट बुक्स में ज़्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है? 3,744 से कम है। कितने से कम है? 3,744 से कम है। तो कितना होना चाहिए बेटा? 1,256 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1,256। मतलब अगर इधर 5,000 है तो इधर 1,256 होगा।
क्यों? क्योंकि 3744 कॉस्टिंग में कम है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बट मैं अब जो फॉलो करूंगा वो ये मेथड फॉलो करूंगा। अगर मैं फाइनेंशियल बुक्स में 3744 लिखता हूँ तो कॉस्टिंग में कितना है? नील। ओके, तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। क्लियर विद दिस? ओके, तो मैंने क्या किया है, लॉजिक अप्लाई किया है कि जहाँ पे है वहाँ पे लिखा, मतलब कहाँ पे ज़्यादा है? फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना है? नील, ज़ीरो। समझ में आया? ओके, ऐसे आपको करना है, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ लिखना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर नील आ जाएगा। बट अगर डिफरेंसेस दिया है तो ओके ना, ये अब हमको डिसाइड करना है कि ये अपने रिकन्सिलेशन में ऐड होगा या लेस होगा, करेक्ट। तो देखो, प्लस 3744 माइनस ज़ीरो, प्लस 3744 माइनस जीरो, मतलब कितना आएगा बेटा? 3744 आएगा। मतलब हम ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, करेक्ट। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे अपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। समझ में आ रहा है? ओके, अंडरस्टूड। हम इसको हमारे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्टिंग। रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ज़्यादा है, एक्सेस इन कॉस्टिंग, करेक्ट। कॉस्टिंग में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2040 ज़्यादा है, 2040 ज़्यादा है। ओके, क्या ज़्यादा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या है बेटा? इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस। ओवरहेड्स कोई भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस कौन सा साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। ओके, अच्छा, तो हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं वर्किंग में। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ये कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो मैंने बोला जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ लिखना है। तो यहाँ पे कितना है? 2040, 2040। अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो बेटा यहाँ पे कितना होगा? नील होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 2040 ज़्यादा है तो यहाँ पे नील है, करेक्ट। अब हम देखते हैं साइन, मतलब -2040 प्लस ज़ीरो, या ज़ीरो माइनस 2040, तो आंसर कितना आएगा? -2040। मतलब यहाँ पे ये माइनस होगा। क्या होगा? ये माइनस होगा। कहाँ माइनस होगा? आपके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना दिया है? 13440। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 13440। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना डेप्रिसिएशन है? 13440, करेक्ट। ओके, लेकिन सर कॉस्टिंग में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, देखो नीचे दिया हुआ है। कॉस्टिंग में कितना है? डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स इज 15,000। कॉस्ट अकाउंट्स में कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 15,000 है। तो हम ये जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्टिंग बुक्स में कितना लिखेंगे बेटा? 15,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 15 लिख दिया, दोनों बाजू लिख दिया। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 13440 है, यहाँ पे 15,000 है। अभी साइन देखेंगे, देखो प्लस 13440 माइनस 15,000 प्लस 13440 माइनस 15,000। ओके, तो आंसर में क्या आएगा? माइनस में आएगा। कितना माइनस में आएगा? देखें, ये देखो, दिस माइनस दिस, कितना? 1560 का डिफरेंस आया। अच्छा, ये 15360 क्या करना है? ऐड करना है कि लेस करना है बेटा? बड़ा कौन सा है इसमें? 15,000, तो उसका साइन क्या है? माइनस, मतलब ये माइनस होगा। क्या होगा? ये माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 1560 माइनस होगा आपके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में।
ओके, माइनस होगा, रिकन्सिलेशन चेक करूँगा। अच्छा सर, ये अंडर रिकवर्ड है कि ओवर अंडर चार्ज है या ओवर चार्ज है? अभी आपको अगर याद हो, मैंने जो थियोरी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें याद रखनी बोली थी। सबसे पहले जब वो आइटम था उसमें ओवरहेड्स के लिए अंडर अब्जॉर्ब्ड और ओवर अब्जॉर्ब्ड, डेप्रिसिएशन के लिए अंडर चार्ज्ड ओवर चार्ज्ड, ठीक है। और तीसरा जो तुम्हारा स्टॉक्स है उसके लिए अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये वर्ड आपको यूज़ करना है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज या ओवर चार्ज होता है, ठीक है। अब आपको अंडर चार्ज लिखना है कि ओवर चार्ज लिखना है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। ओके, ये पॉइंट आप याद रखें कि आप जब स्टार्ट करते हो फाइनेंशियल बुक से, तो आप जो रेफरेंस दोगे वो फाइनेंशियल बुक्स का दोगे। अगर आप कॉस्टिंग बुक से नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो तो जो रेफरेंस होगा वो कॉस्टिंग बुक के हिसाब से दोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम अगर फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन का जो हम लिखेंगे अंडर चार्ज है ओवर चार्ज है, वो एज पर फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से लिखेंगे, एज पर फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से लिखेंगे। मतलब फाइनेंशियल बुक्स में 13440 है और यहाँ पे 15,000 है, मतलब फाइनेंशियल बुक्स में कम है, राइट, कम है फाइनेंशियल बुक्स में, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रिसिएशन इज अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। ये हम कब लिखेंगे, अगर हम फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कॉस्टिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हम उसको ये लिखते हैं कि ओवर चार्ज्ड है कॉस्टिंग बुक्स में। क्या लिखते हैं हम, कॉस्टिंग बुक्स में इट इज ओवर चार्ज्ड। क्या लिखते हैं, कॉस्टिंग बुक्स में इट इज ओवर चार्ज्ड। ओके, क्लियर विद दिस, ये समझ में आया आपको, अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो ये पॉइंट याद रखें कि आपको जो रेफरेंस देना है अंडर चार्ज है ओवर चार्ज है, वो उस बेसिस पे देना है जिस बेसिस से आप स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से आप उसका नरेशन दें, और अगर कॉस्टिंग बुक से स्टार्ट करते हैं तो कॉस्टिंग के हिसाब से वो आपके बुक्स में, मतलब आपके रिकन्सिलेशन में बताएं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डेप्रिसिएशन के बाद क्या कहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है बेटा, बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इनकम इंटरेस्ट रिसीव हुआ है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितना, 9,600। अब सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव है मतलब इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, अब ये फाइनेंशियल बुक्स में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देता हूँ। ओके, अब अमाउंट कितना है बेटा, 9,600 है। कितना है, 9,600। ओके, 9,600। नाउ ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है, लेकिन यही इंटरेस्ट कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया है क्या बेटा, नहीं, कॉस्टिंग बुक्स में वो नील है, कॉस्टिंग बुक्स में वो नील है, कॉस्टिंग बुक्स में वो नील है। तो अभी नील है मतलब आपको 9,600 का एडजस्टमेंट करना है। कैसे करना है, देखो, माइनस 9,600 प्लस नील, माइनस 9,600 प्लस नील, तो बेटा आंसर माइनस में आएगा। कितना माइनस में आएगा, 9,600। इसका मतलब ये जो एडजस्टमेंट है वो क्या होने वाला है, आपके बुक्स में लेस होने वाला है। क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। समझ में आया, क्योंकि माइनस 9,600 प्लस 0 मतलब माइनस 9,600 होगा। ओके, तो आपके रिकन्सिलेशन में उतना लेस हो जाएगा। ओके, नाउ ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑब्सोलेसेंस लॉस डेबिट होता है। अच्छा, ये लॉस कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, चार्ज किया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में चार्ज किया है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में चार्ज नहीं किया है। अमाउंट है 6840, अमाउंट है 6840, तो यहाँ पे लॉस डेबिट साइड में होता है। ओके, अमाउंट है 6840, फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है लेकिन कॉस्टिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कॉस्टिंग में उसका अमाउंट नील है, बराबर के नहीं, कॉस्टिंग में उसका अमाउंट नील है। तो अब देखेंगे कि ऐड करना है कि लेस करना है। देखो, प्लस 6840 माइनस नील मतलब माइनस 0, तो कितना आना चाहिए, प्लस 6840, राइट। इसका मतलब ये जो है वो आप क्या करेंगे, आपके रिकन्सिलेशन में ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। समझ में आया, इसको हम रिकन्सिलेशन में ऐड करेंगे। अंडरस्टूड, क्लियर विद दिस? चलो आगे नेक्स्ट वाला करते हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, इनकम टैक्स भरना पड़ता है तो इनकम टैक्स खर्चा है तो अपन रिकन्सिलेशन में क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, बराबर। अगर रिकन्सिलेशन में हम उसको डेबिट करेंगे तो कॉस्ट में भी डेबिट करना पड़ेगा, बट
ये सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम पहले वर्किंग नोट में जाते हैं, 48,360 अमाउंट लिखते हैं 48,360। ओके, ये है इनकम टैक्स। ये क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो नील है। तो यहाँ पे अभी जब एडजस्ट करेंगे हम तो क्या करेंगे, +48,360 माइनस नील, तो कितना हो जाएगा? +48,360 हो जाएगा। मतलब ये जो है वो क्या होने वाला है बेटा, ऐड होगा आपके रिकंसिलिएशन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, अगर फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है, राइट, फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है लेकिन कॉस्ट बुक्स में क्रेडिट नहीं किया है। अगर क्रेडिट करते हैं मतलब क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसका मतलब ये इनकम है, ये इनकम है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक इंटरेस्ट। क्या है ये? बैंक इंटरेस्ट। कितना है बेटा बैंक इंटरेस्ट आपका? 900 फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है। 900 फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कॉस्ट बुक्स में नील है, बराबर, अमाउंट 0 है। अब देखेंगे कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो देखो -900 प्लस 0, -900 प्लस 0 मतलब क्या होएगा? माइनस आएगा, राइट, माइनस होगा ये आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स मतलब ये स्टोर एडजस्टमेंट फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है लेकिन कॉस्ट बुक्स में क्रेडिट नहीं किया। फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है लेकिन कॉस्ट बुक्स में क्रेडिट नहीं किया, करेक्ट। तो हम जाते हैं हमारे वर्किंग नोट पर, राइट, क्रेडिट किया है फाइनेंशियल बुक्स में, स्टोर्स एडजस्टमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये वर्किंग नोट, इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ भी पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये अमाउंट कितना है? अमाउंट है 570। ओके, तो यहाँ पे 570 है लेकिन यहाँ पे वो नील है। तो अगर नील है तो क्या करना है, देखो, -570 प्लस नील, तो क्या होएगा? -570 आएगा, मतलब ये आपके रिकंसिलिएशन में माइनस होगा। ओके, लास्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया लेकिन कहाँ किया है? फाइनेंशियल बुक्स में। कहाँ किया है? फाइनेंशियल बुक्स में। तो अगर डेप्रिसिएशन किया है स्टॉक पर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक। ओके, फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा होता है, लॉस होता है, तो डेबिट साइड आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8,100 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मतलब फाइनेंशियल बुक्स में 8,100 है लेकिन यहाँ पे वो अमाउंट कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे नील है, करेक्ट, यहाँ पे नील है। अगर यहाँ पे नील है, अभी देखेंगे साइन कैसे आता है, +8,100 माइनस नील 0, मतलब कितना आएगा? +8,100 आएगा, +8,100 आएगा, मतलब ये आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, अच्छा बेटा, दूसरी बात कि जब भी आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है कि आपको ना ये जो मैंने सब लिखा हुआ है, ये कि कौन सा ये एडजस्टमेंट का जो नाम है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखते जाएं, जो अमाउंट है वो लिखें फटाफट। ये अमाउंट लिखने का, इधर भी अमाउंट लिखने का, उसका जो भी है, करेक्ट, और फिर ऐड लेस करके सीधा फिर आपको आपके रिकंसिलिएशन में एडजस्ट करना है। ठीक है, वो जब सेकंड मेथड से मैं कराऊंगा ना, तब मैं वैसे ही कराऊंगा, सिर्फ अमाउंट लिखूंगा दोनों साइड और सीधा मैं एडजस्टमेंट करूंगा आपके रिकंसिलिएशन में। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब ये जो चीज़ है वो आपको फॉलो करनी है आपके एग्जाम में। अभी मैं जो कराऊंगा वो आपको फॉलो करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, वही सेम मेथड। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल बुक से। ठीक है, फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज 154,506। तो मैं आपके सोल्यूशन में जाता हूँ, देखिए ये रहा मेरा सोल्यूशन, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इज 157,506 157,506 ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट अपने को दिया है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, कितना आया है वो 157,506। अब कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड होंगे यहाँ पर, कुछ एडजस्टमेंट्स लेस होंगे, ये आपका फॉर्मेट है। ओके, वो एड लेस होने के बाद जो आपका प्रॉफिट आना चाहिए दैट शुड बी योर प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बुक्स विच इज 206,880 गिवन इन द क्वेश्चन 206,880। ठीक है, तो ये हम अभी कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो भी नहीं लिखते हम। ठीक है, मतलब ये आपका आंसर आना चाहिए, तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। ओके, चलो अभी हम ऐड और लेस करेंगे। अभी जो हमने वर्किंग नोट बनाया उसके हिसाब से हम जाएंगे। याद रखना, क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जो भी रेफरेंसेस देंगे वो एज पर द फाइनेंशियल बुक्स देंगे, मतलब फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से हम रेफरेंस देंगे। सबसे पहले देखो, वर्क्स ओवरहेड फाइनेंशियल बुक्स में था लेकिन कॉस्ट में नहीं था। अपने को क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क्स ओवरहेड्स ओवर अब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। वर्क्स ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल बुक्स, अपने को उसको ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क्स ओवरहेड्स ओवर अब्जॉर्ब्ड कहाँ पे ओवर अब्जॉर्ब्ड है, इन फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। उसका अमाउंट कितना है, देखो बेटा 3744। तो हम क्या करेंगे, 3744। समझ में आया? ओके, सबसे पहला एडजस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में अगर एक्सेस है, हमने तो फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट किया है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड या अंडर अब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। ओके, अब ऐड करना है या लेस करना है वो कैसे करेंगे हम, कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो मैं हमने जो वर्किंग नोट बनाई थी तो हमने इधर लिखा था कॉस्टिंग में 2040 है लेकिन यहाँ पे नील है, यहाँ पे नील है। अभी आपको जो बनाना है वर्किंग नोट वो कैसे बनाना है ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। देखो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत, वर्किंग नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये वर्किंग नोट आपको फेयर में नहीं बनाना है, आपको रफ में बनाना है। ठीक है, ये आपको आपके सोल्यूशन में दिखाना नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपका वर्किंग नोट, समझ में आया एग्जाम में। नाउ वो जो एडमिन ओवरहेड्स है वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं था। फिर हमने क्या किया, -2040 प्लस नील, मतलब माइनस हो रहा है तो हम सोल्यूशन में जाएंगे, लेस में लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर कॉस्टिंग में ज़्यादा था तो यहाँ पे क्या है, कम है, मतलब अंडर अब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, इट इज अंडर अब्जॉर्ब्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। क्लियर विद दिस? ओके, चलो इसका अमाउंट कितना है बेटा, इसका अमाउंट हमको लिखना पड़ेगा 2040। कितना है इसका अमाउंट, 2040। ओके, 2040 उसका अमाउंट था। क्लियर? अब तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है, तीसरा एडजस्टमेंट बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स 13440। तो हम वर्किंग नोट में जाएंगे, फाइनेंशियल बुक्स में लिखेंगे इधर डेबिट साइड में 13440। ओके, उसके बाद बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट इज 15,000। तो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, तो हम कॉस्ट वाले में जाएंगे, लिखेंगे 15,000। ठीक है, अब दोनों ही डेप्रिसिएशन है। ओके, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, डायरेक्टली हमको ओवर या अंडर नहीं दिया है, दोनों में अमाउंट्स दिया है। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट लिख दिया। अब दोनों का अमाउंट लिखने के बाद हम एडलेस करेंगे, प्लस 13,440 माइनस 15,000, मतलब 13,440 माइनस 15,000, मतलब आंसर माइनस में आएगा। कितना माइनस में आएगा, 1560, मतलब अपने को ये लेस करना है। ओके, लेस करना है, अब लेस करना है वो समझ में आ गया। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, फाइनेंशियल बुक्स में
हम अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से सोचेंगे। तो फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा है कि कम है? कम है। ओके, तो लेस करना है और फाइनेंशियल बुक्स में कम है, तो मैं क्या लिखूँगा, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, और कितना है 1560, कितना है 1560, इतना डेप्रिसिएशन आपके फाइनेंशियल बुक्स में अंडर चार्ज्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इंटरेस्ट मिला है बट कहाँ पे मिला है? फाइनेंशियल बुक्स में, बट कॉस्टिंग में रिकॉर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग में जाएंगे, इंटरेस्ट इनकम है तो हम लिखेंगे यहाँ पे मिला है लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। करेक्ट, तो इंटरेस्ट जो यहाँ पे मिला है फाइनेंशियल बुक्स में मिला है लेकिन कॉस्टिंग में नहीं मिला, तो उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम, -9600 प्लस 0, तो आंसर कैसे आएगा, माइनस में आएगा 9600। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपने को ऐड करना है कि लेस करना है, लेस करना है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड not recorded in cost records, not recorded in cost records। नहीं, यहाँ पे हम फाइनेंशियल बुक्स की बात कर रहे हैं ना, recorded only in फाइनेंशियल बुक्स। ओके, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट करें तो हम फाइनेंशियल का मैंने बताया था हम रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, कितना रिकॉर्ड किया बेटा, 9600 रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो मैंने फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से आपको देना है यहाँ पे रेफरेंस। नेक्स्ट क्या देखो, ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड 6840। तो वर्किंग में क्या करेंगे आप, फाइनेंशियल बुक्स में लॉस रिकॉर्ड किया है डेबिट साइड, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है, मतलब नील। तो ऐड करना है कि लेस करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड आएगा, प्लस दिस 6840 माइनस नील, मतलब ऐड करना है। ओके, तो सोल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। ओके, कितना है 6840, कितना है 6840। समझ में आया कैसे लिखना है? ओके, नेक्स्ट देखो, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। इनकम टैक्स फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट इनकम टैक्स जो है, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, इनकम टैक्स जो है वो फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है इनकम टैक्स, बट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया है लेकिन कॉस्ट बुक्स में नील है। तो फाइनेंशियल बुक्स में कितना रिकॉर्ड किया है, 48,360। तो यहाँ पे प्लस 48,360 माइनस 0, कितना आना चाहिए बेटा, 48,360 आना चाहिए। तो देखो सोल्यूशन में मैं जाऊँगा, ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनकम टैक्स चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स 48,360, 48,360। समझ में आया बेटा? इजी है, इजी लग रहा है? चलो, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक्स में 900 रुपया क्रेडिट हुआ है लेकिन कॉस्ट बुक्स में नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड फाइनेंशियल बुक्स में 900 और यहाँ पे लिखूंगा नील। ओके, तो यहाँ पे 900 लिखा, यहाँ पे नील लिखा। अब एडलेस करना है तो हम देखेंगे -900 प्लस नील, तो कितना आएगा, -900 आएगा, मतलब माइनस करना है। ओके, तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में, लेस करेंगे। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स। कितना बैंक इंटरेस्ट किया बेटा, 360। कितना है बैंक इंटरेस्ट, 360। ओके, सॉरी 900, माय बैड, 900 है, सॉरी।
ये अमाउंट है 900, माय बैड। ओके, कितना है 900। ओके, क्या किया हमने, उसको लेस किया। लेस क्यों किया वो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स 570। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, तो मैं वर्किंग में जाऊँगा, क्रेडिट किया है फाइनेंशियल बुक्स में 570, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया है, राइट। यहाँ पे 570 किया है रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, -570 प्लस 0, मतलब माइनस होगा, कितना माइनस होगा 570, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। ओके, लेस करना है स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, कितना लेस करना है बेटा 570, कितना लेस करना है 570। ओके, ये रहा लेस करना है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है, क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स, कितना 8100 फाइनेंशियल बुक्स में है। तो ये देखो फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लॉस है, तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं फाइनेंशियल बुक्स में। ओके, यहाँ पे डेबिट किया है लेकिन यहाँ पे नहीं किया, राइट। तो फाइनेंशियल बुक्स में है लेकिन कॉस्ट बुक्स में नहीं है, हमने फाइनेंशियल से स्टार्ट किया है, राइट। अच्छा, ऐड करना है कि लेस करना है, देखो +8100 था, लेस यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब यहाँ पे नील आएगा। ओके, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे, अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स कितना है 8100, कितना आएगा 8100। ये हमने सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट करेंगे, बराबर। अभी देखो इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पे आना चाहिए बाहर, करेक्ट। ओके, तो इन सब का टोटलिंग करना पड़ेगा हमें। अभी देखिए कितना आता है, देखते हैं। इन सबको आप टोटल करेंगे, ओके, तो टोटलिंग करेंगे कितना आता है 67044, ये ऐड होगा, करेक्ट। तो टोटल में क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे इससे, कितना आएगा 204550, 204550। ओके, मतलब हमने क्या किया, ये जितने भी ऐड करने थे उनका टोटल लिख के बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था तुम्हारा ये वाला। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर ये जो अमाउंट आया तुम्हारा ये वाला, इसमें ये अमाउंट ऐड कर दिया, तो कितना मिला 224550 ऐड करना था। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड। अब इन सब का टोटल करेंगे, वो अपने को लेस करना है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे पहले। इसका टोटल देखो कितना आता है 14,670। ओके, तो हमारा ये 14,670 आया टोटल करने के बाद। ओके, यहाँ पे एक ध्यान देना कि मैंने ये जो 515 जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है वो गलती से 154506 के पर 157506 कर दिया था, तो मैंने वो करेक्ट किया, 154506 आएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद 1221550। अब उसमें से ये 14,000 हमको लेस करना है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा 206,880, कितना आ जाएगा 206,880। ओके, विच इज़ नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्टिंग बुक्स, विच इज़ नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्टिंग बुक्स। ये रहा 206,880, ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बुक्स, मतलब ये आपका जो सोल्यूशन है वो अब हो गया। ओके, मतलब आपने जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड से स्टार्ट किया, आपने ये सारे जो एडजस्टमेंट्स किए, उसके बाद आपका जो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कितना आया कॉस्टिंग बुक्स के हिसाब से, विच इज़ 206,880। तो हमारा जो मोटिव था ये वही था कि जो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस है हमको वो बताने थे, तो हमने वो डिफरेंसेस अभी बता दिया, ठीक है, कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे थे। चलो, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यही सेम क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे,
सेकेंड मेथड मतलब कॉस्टिंग बुक्स के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और फाइनेंशियल तक पहुंचेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग बुक्स के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ओके अभी हम क्या करेंगे, एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्टिंग। ओके अच्छा, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का कितना था, 206,880 था प्रॉफिट। ओके ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। ओके तो इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो जो हमारा लास्ट में नेट प्रॉफिट आना चाहिए दैट शुड बी एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ये जो प्रॉफिट आना चाहिए दैट शुड बी एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ओके इज दैट क्लियर, समझा। तो हमारा जो प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट मतलब तुम्हारा 154,506 आना चाहिए। ओके 154,506 आना चाहिए। ओके मैं यहाँ पे एक फॉर्म निकाल के रख देता हूँ ताकि हमारा जो आंसर आए वो ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके अब नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बुक्स लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ में उसका वर्किंग बनाएंगे। ठीक है, ये वर्किंग का मैंने कॉस्टिंग के जो है स्टार्टिंग विद द कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट मैंने रेडी रखा है। देखो मैं पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाऊंगा, मतलब जो टी फॉर्मेट है वो पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स का बनाऊंगा, उसके बाद फाइनेंशियल वाला मैं टी फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमको, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग में कम है, वर्क्स ओवरहेड कॉस्टिंग में कम है मतलब फाइनेंशियल बुक्स में ज़्यादा है। राइट, तो मैंने बताया था जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ लिख दो, मतलब यहाँ पे 3744 लिख दूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बेटा, नील। ओके अब साइन देखो, -3744 प्लस नील मतलब माइनस करना है। राइट, माइनस में आंसर आ रहा है तो हम सोल्यूशन में जाएंगे, हम माइनस में लिखेंगे 3744। ओके और लिखना क्या है, ये जो वर्क्स ओवरहेड कॉस्टिंग में ज़्यादा है कि कम है, कम है। राइट, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग या अंडर अब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग, वर्क्स ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स कितना आएगा, 3744 लेस करना है। ये समझ में आया, लेस करना है। ओके ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये जो मेथड कर रहे हैं आपको सेम फॉलो करना है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो मैंने बहुत लिख के बताया था, बट यहाँ पे अभी जो फॉलो कर रहा हूँ वो सेम आपको फॉलो करना है वर्किंग नोट के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, देखो बेटा आपको नेक्स्ट बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्टिंग 2040, मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा है फाइनेंशियल में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वर्किंग में जाऊँगा, 2040 कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे लिख दो 2040, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं नील लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्लस 2040 माइनस नील तो क्या होगा, प्लस होगा, ऐड होगा। राइट, तो मैं अपने सोल्यूशन में जाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कॉस्टिंग के हिसाब से ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके तो ऐड करना है अपने को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्टिंग 2040। ओके वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या दिया है, देखो डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स इज 13440, तो मैं अपने वर्किंग नोट में जाऊँगा, डेप्रिसिएशन हम डेबिट साइड लिखते हैं, मतलब मैं फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन 13440 है तो मैंने फाइनेंशियल बुक्स में 13440 लिख दिया। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि कॉस्टिंग बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000 है। कितना है, 15,000 है, मतलब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 13,440 है, 1560 का डिफरेंस है। ओके अब डिफरेंस ऐड करना है या लेस करना है वो हमको देखना है। तो देखो प्लस 15,000
माइनस 13,440, ठीक है, प्लस 15,000 माइनस 13,440, तो 1560 अपने को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? 15,000 माइनस 13,440 करेंगे तो 1560 पॉजिटिव मिलेगा। ओके, मतलब ये अपने को ऐड करना है 1560 यहाँ पे पहले तो। अच्छा, लिखना क्या है? अभी मैंने आपको बताया था क्या लिखना है। हम कॉस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, मतलब कॉस्टिंग में 15,000 है, मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा है। डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज वर्ड यूज़ करना पड़ता है, ओवर चार्ज, अंडर चार्ज। तो मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ओके, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इंटरेस्ट मिला है फाइनेंशियल बुक्स में, ठीक है, बट कॉस्ट बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके, कितना इंटरेस्ट है बेटा? 9,600। तो मैं वर्किंग में जाऊंगा, इंटरेस्ट मिला है मतलब इनकम है, तो मैं क्रेडिट साइड लिखता हूँ। देखो 9,600 इधर है, बट इधर कॉस्ट बुक्स में नहीं है। तो अगर इधर नहीं है, अभी प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 9,600 माइनस नील, राइट, तो प्लस में आएगा, मतलब इसको ऐड करना है। तो मैं 9,600 को ऐड करूंगा। अभी कॉस्टिंग के हिसाब से सोचना है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट recorded, interest received not recorded in cost records, correct, interest received not recorded in cost records। हम कॉस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, इसके लिए उसको नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलेंगे। समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट। ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अब लॉस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में चार्ज किया है 6840, तो लॉस है तो डेबिट करेंगे 6840, यहाँ पे डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस्टिंग में वो नहीं है, मतलब कॉस्टिंग में नील है। तो अभी क्या करेंगे? साइन देखेंगे, माइनस 6840 प्लस नील, माइनस 6840 प्लस नील, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, राइट। तो सोल्यूशन में जाएंगे, 6840 माइनस करना है, तो मैं पहले यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ। अब हमको क्या लिखना है? ऑब्सोलेसेंस लॉस फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज किया है, बराबर, ऐसा बोला है उन लोगों ने। हम कॉस्टिंग के हिसाब से सोचेंगे क्योंकि हम कॉस्ट रिकॉर्ड के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया है, राइट। तो क्या लिखूंगा? ऑब्सोलेसेंस लॉस नॉट चार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। समझ में आया? ऑब्सोलेसेंस लॉस नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सिंपल, करेक्ट। उसके बाद बोला इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। इनकम टैक्स फाइनेंशियल बुक्स में है बट कॉस्ट बुक्स में नहीं है, तो 48,360 फाइनेंशियल बुक्स में है बट कॉस्ट बुक्स में नहीं है। ओके, फाइनेंशियल बुक्स में है बट कॉस्ट बुक्स में नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा? देखो, प्लस करना है, माइनस करना है, माइनस 48,360 प्लस नील, मतलब ज़ीरो। ओके, तो माइनस करना है, तो मैं सोल्यूशन में जाऊंगा, माइनस करूंगा, 48,360 माइनस करना है, लिखूंगा क्या? इनकम टैक्स नॉट चार्ज्ड इन फाइनेंशियल, नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, या नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स लिखोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? माइनस किया इसको। नेक्स्ट क्या बोला बेटा? बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स 900। बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है, मतलब यहाँ पे 900 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? प्लस 900 माइनस 0, तो प्लस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 900। ओके, मैं क्या लिखूँगा? बैंक इंटरेस्ट नॉट क्रेडिटेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, या नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स भी लिख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्या बोला है? स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स 570। स्टोर एडजस्टमेंट फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट किया है, मतलब यहाँ पे 570 क्रेडिट किया है लेकिन यहाँ पे नहीं है, राइट।
इसको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, प्लस 570 माइनस 0, तो प्लस 570 ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं 570 लिख देता हूँ। ओके, 570 ये क्या है बेटा, स्टोर्स एडजस्टमेंट नॉट मेड इन कॉस्ट records, cost stores adjustment not made in cost records। ठीक है, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज किया है, मतलब आपके फाइनेंशियल बुक्स में 8100 चार्ज किया है, लेकिन यहाँ पे नील है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, साइन देखेंगे, माइनस 8100 प्लस नील, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं माइनस में जाके लिख देता हूँ पहले 8100। ठीक है, अब क्या बोलूँगा, डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल बुक्स में है, यहाँ पे नहीं है, कॉस्टिंग में, अपन कॉस्टिंग के बारे में सोच रहे, तो मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक नॉट चार्ज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। समझ में आया? ओके, अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं टोटलिंग करूँगा, तो देखो इसका टोटल कितना आता है पहले देखेंगे, बाहर निकालेंगे इसको। सो इक्वल टू, ओके एक सेकेंड, ओके इक्वल टू, इसका भी टोटलिंग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसका टोटलिंग आता है 14670। 14670 ऐड करने के बाद कितना मिलेगा हमको, 221550। कितना मिलेगा, 221550। ओके, अब इसका टोटलिंग करना पड़ेगा, करेक्ट। इसका टोटलिंग कितना आता है देखते हैं, 67044, राइट। अब 221550 में से अगर मैं 67044 माइनस कर दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 154506। दिस इज योर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। मतलब बेटा अपना आंसर सही आया है, ठीक है, अपना आंसर आ गया। मतलब मैंने क्या किया, इनका टोटल किया, ये आया, तो 206 प्लस 14670 किया तो 221550 आया, ऐड किया। फिर मैंने इनका टोटल किया, वो बाहर लिखा। फिर क्या किया, इसमें से मैंने ये माइनस किया, ओके, यहाँ पे ये ओके 221550 में से मैंने ये 67044 माइनस किया, मतलब मेरा 154506 आया, विच इज़ नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। समझ में आया? मतलब हमने ये दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहले हमने फाइनेंशियल बुक से स्टार्ट करके कॉस्टिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया वो देखा, और फिर नेक्स्ट में कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करके फाइनेंशियल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने वो भी देख लिया। अच्छा, जो एग्जाम में मैंने बताया आपको जो मेथड फॉलो करना है ऑफ प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट, वो आप ये सेकंड वाला देखेंगे जो अभी हमने किया वैसे, ठीक है। वर्किंग नोट में से आपको अमाउंट लिखना है, वर्किंग नोट आपको रफ में बनाना है, आपको फेयर में वो वर्किंग नोट दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके रफ में बनेगा, ठीक है। फेयर में आपको सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, वेरी क्लियर। यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। We are from GradCool. It's a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Please subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates. Share this video and other videos with your friends too. It might help them too. Thank you so much.